नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरों की बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे चुनाव नतीजे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरण में होगी वोटिंग। इटावा, कन्नौज समेत सपा के गढ़ में चौथे चरण में मतदान। 13 मई को कानपुर, 25 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन। चुनाव तारीखों के ऐलान पर पीएम मोदी ने किया एक्स पर ट्वीट। सीएम योगी ने खुद के एक्स पर किया शेयर। अब की बार 400 पार का दिया नारा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बीच आजम खान को बड़ा झटका। सपा नेता डूंगरपुर मामले में दोषी करार। 18 अगस्त को होगा सजा का ऐलान। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में शुभम मंडल गिरफ्तार। बक्सा खोलकर गैंग सरगना को भेजा था पेपर। बिहार के पटना का रहने वाला है शुभम मंडल। और सीतापुर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटें अहम हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले 3 चरणों में 26 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। इसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ भी शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव के लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 25 अप्रैल तक नामांकन होंगे। इसके अलावा 26 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी, जबकि 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आम चुनाव के ऐलान के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया है। इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत को ये 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। उसके अलावा 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में चुनाव होंगे। 7 मई को चुनाव संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला और बरेली में होंगे। इसके अलावा 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर इन सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद यहां चुनाव होंगे। 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज यहां पर चुनाव होंगे। इसके बाद आखिरी चरण 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौसी, वाराणसी और मिर्जापुर में और रावर्ट्सगंज में ये चुनाव होंगे। तो कुल 13 सीटें हैं। 1 जून को 7वें चरण में यहां पर चुनाव होंगे। 7वें चरण की वोटिंग की ये सीटें हैं। आपको बता दें 7 चरण में उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव होंगे। तो तीसरे चरण में वोटिंग संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी इन जनपदों में 7 मई को चुनाव होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा किया। चौधरी भूपेंद्र ने कहा कि किसानों के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। विकसित भारत के अभियान में हम साथ जुड़ेंगे। हमने गन्ना किसानों के लिए बेहतर काम किया है। हम अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच में हैं। हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर चुनाव के इस महापर्व में
शामिल होने के लिए मैं अपने प्रदेशवासियों का, प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र में अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर, अपने विचार के आधार पर सत्ता का संचालन करना, ये लोकतंत्र में हमें सौभाग्य मिलता है। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। हम 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काम कर रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अब चुनाव प्रचार की तरफ बढ़ चली है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी पार्टी को इसका इंतजार था, हम यूपी की 80 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होगा। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। देश को और दल को, हमारी पार्टी को भी इंतजार था कि चुनाव की तिथियों का ऐलान हो, चुनाव हो और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश को विकास के मामले में 100 वर्ष आगे ले जाने का काम करे और जो विकसित भारत का संकल्प देश ने लिया है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है, वह सफल होगा। और 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उसका भी स्वागत। 4 जून को मतगणना होगी, उसका इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी 2022 से विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और गठबंधन के हमारे साथी जीतेंगे। देश में भाजपा 370 प्लस और गठबंधन जो हमारा है एनडीए है वो 400 प्लस या सीटें जीतेगा, या मुझे पूरा विश्वास है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमेठी में कांग्रेस के बड़े चेहरे को सदस्यता दिलाने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। स्मृति ईरानी ने कहा, जो काम 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है वह काम 5 साल में भाजपा ने कैसे कर दिया। स्मृति ईरानी ने कहा, जो अमेठी वासियों को अपना घर बताते हैं वह वायनाड में जाकर इन्हीं को गालियां देते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, अगर वह इसे अपना घर मानते हैं तो कम से कम अपने नेता से तो न्याय यात्रा के दौरान जरूर मिलते, और न मिलने का दुख है कि उनका एक बड़ा चेहरा भाजपा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुआ है। राहुल गांधी और गांधी परिवार जो न्याय की बात करते हैं, पहले किसानों को न्याय दे दें जिनकी सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन कब्जा कर रखी है। पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे। सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। दोनों की जोड़ी एक बार शायद राहुल गांधी जी की, यहाँ तो किसी जोड़ी के दर्शन नहीं हुए भैया, क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं है। पिछले विधानसभा का चुनाव, और ये मात्र अंग्रेजी में एक शब्द है, रिटोरिक नहीं है, पिछले विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। ये जनता का आक्रोश है जो बढ़ चढ़कर बोला है। हम पुनः आज जनता के सम्मुख विनम्रता के भाव से आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव 2024 का। आज देश भर से आवाज उठी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अमेठी से एक कमल का फूल जाएगा, मोदी की सरकार के माध्यम से लोकतंत्र को सुसज्जित करेगा, ये हमारा संकल्प है। अब बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत में आचार संहिता लगते ही सक्रिय हो गया जिला प्रशासन। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन समेत भारी पुलिस बल रोड पर देखा जा रहा है। इनके साथ जेसीबी के साथ होर्डिंग बैनर को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। चौराहे दर चौराहे जाकर जिला प्रशासन इन होर्डिंग पोस्टरों को हटाने का काम कर रहा है। पहले चरण में वोटिंग होगी और 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे यहाँ, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में था। अब उन तैयारियों को सड़कों पर देखा जा सकता है।
अब बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया सिविल लाइंस रोड स्थित पुराने बस स्टैंड पर प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह व सदर विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी ने मल्टीप्लेक्स बस स्टेशन का आज शिलान्यास किया है। सलेमपुर में भी सलेमपुर बस स्टेशन के नवनिर्माण के लिए परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम एवं सांसद रविंद्र कुशवाहा ने सलेमपुर स्थित बापू इंटर कॉलेज के बगल में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरों की क्या बात करेंगे। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि शिवपाल यादव ने कहा कि यादव मुसलमान कहीं नहीं जाएगा सपा को छोड़कर, इसके जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। आज यहाँ पर परिवहन निगम द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग की शिलान्यास हुआ, जिसमें नीचे मल्टी स्टोरी पार्किंग रहेगा और ऊपर में कार्यालय और यहाँ पर व्यवसायिक भी जो दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। मायावती का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की अहम खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया। लखनऊ से यह खबर, 3 से 4 चरण में चुनाव होते तो बेहतर होता। मायावती ने यह बात रखी है। कम समय में चुनावी खर्च कम होता है। मायावती ने यह बात कही। लोकसभा चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतजार था। एक प्रपत्र के जरिए मायावती ने अपनी बात रखी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। एक लेटर के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। 3 से 4 चरण में चुनाव अगर होते तो ज्यादा बेहतर होता। कम समय में चुनावी खर्च भी कम होता है। तो मायावती ने यह बड़ी बात कही है। एक लेटर के द्वारा उन्होंने अपनी बात रखी। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सार्थक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम में 101 वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। एक सार्थक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड 2024 कार्यक्रम में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें छोटे बच्चों के साथ कई लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री विश्वनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रस्तावक, हास्य अभिनेता अनु अवस्थी, मशहूर अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार और के न्यूज चैनल के सलाहकार संपादक के वक्स सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी को स्टेज पर राज्य मंत्री विश्वनाथ जी और हास्य अभिनेता अन्नू अवस्थी द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम के संयोजक अश्वनी जायसवाल ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड 2024 का उद्देश्य है कि समाज के लोग कलाम जी से प्रेरणा लेते हुए किसी भी मुश्किलों का सामना करें और किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना करें और आगे बढ़ते चलें, आम जनमानस के लिए एक उदाहरण भी बने। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव से पहले कानपुर शहर में चल रही योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम के बजट को पास करने के लिए कार्यकारिणी की आज बैठक संपन्न हुई। महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में 181 करोड़ की टैक्स वसूली पर पार्षदों को अपने वार्डों में कार्य करने के लिए 20% की धनराशि की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही धनकुट्टी में ध्वस्त हुए अस्पताल पर स्थापना निधि से महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। गल्ला मंडी कलेक्टरगंज में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर सहमति जताई गई। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने वाली है। 3 महीने तक अधिकारी टैक्स वसूली के साथ साथ विकास का काम भी करेंगे। शहर में 792 पार्क हैं। लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर लगभग 291 पार्कों पर कब्जा कर चुके हैं। पार्कों को कब्जा मुक्त करने के सख्त निर्देश प्रमिला पांडे के द्वारा दिए गए। देखिए, हमारा जो बजट था अब आज सूचना लग जाएगी। हमारा बजट पास हो गया है। बजट में 2 और एक बहुत अच्छा पास हुआ 2 फाइल। एक हमारा जो धनकुट्टी वाली अस्पताल थी, अस्पताल गिर गई तो उसमें मैं महिलाओं के लिए छात्रावास बनाऊंगी और उसलिए। और दूसरा एक हमने और एक काम किया है कि जो वहाँ पर मंडी है कलेक्टरगंज वाली, वहाँ पर भी हमारा करीब 29
1000 गज मीटर या कुछ ऐसे हमारी जगह वहाँ है, उस पर हम कमर्शियल अतिक्रमण को लेकर भी आपने अतिक्रमण के लेकर ये कहा कि भाई जोनल इतने फौज इतनी बड़ी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का सदर तहसील में आयोजन हुआ है। तहसील दिवस की अध्यक्षता डीएम अविनाश सिंह और एसडीएम और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने की है। साथ ही अन्य जनपदीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे से तहसील दिवस में जनसुनवाई का कार्यक्रम चला। फरियादियों की लंबी कतार दिखाई दी। इस दौरान आए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से डीएम और एसपी ने सुनी। साथ ही निर्देश भी दिए कि जन समस्याओं के निस्तारण में पहली प्राथमिकता रखी जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां पर आचार संहिता लगते ही नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर राजनीतिक बैनर व दीवालों पर राजनीतिक की गई पेंटिंग को हटवाया गया है। यह सिलसिला करीब 15 दिन तक ऐसे ही चलता जाएगा, जब तक जनपद से सभी राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर व दीवारों पर किए गए राजनीतिक प्रचार सामग्री खत्म नहीं हो जाती। आचार संहिता जो लगी है, आज लागू हुई है, जो प्रचार सामग्री जो नेता लोगों की जो मतलब पेंटिंग है उसको हटाते हुए जो पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं वो सारों को हटवाते हुए नगर पालिका के हमारे कर्मचारी वो तत्काल अपने जो है उसमें आ रहे हैं हटाने के लिए। जहाँ जहाँ छोटे बड़े जो भी प्रचार सामग्री है शहर के अंदर तो तत्काल जो है हम लोग उसको शहर से हटाएंगे। तो आज से अभियान भी शुरू हो गया है और जननियंत्रण जारी रहेगा जहाँ तक कि ये लगभग 1-2 दिन में हम लोग जो है पूरे शहर को जहाँ जहाँ मतलब जो है प्रचार सामग्री लगी हुई है सारी हम लोग हटवा देंगे और जो पेंटिंग वाला काम है वो हमारे लड़के लगे हुए हैं। तो जो माना जाए कि जनपद में अब कहीं पर भी राजनीतिक का प्रचार सामने नहीं आएगा लोगों के? नहीं, लोगों के सामने नहीं आएगा। अगली खबर पीलीभीत से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में दुर्दांत अपराधी जगपाल के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती बदमाशों के पास से कई तमंचे, कारतूस, नकदी, बाइक बरामद हुई है। 8 मार्च को बुजुर्ग महिला से हुई लूट का माल भी बरामद किया गया है। संडा पर दिनांक 8/3/24 को मोहल्ला पूर्वी गढ़ी कस्बा कुटार जनपद शाहजहांपुर की महिला के साथ लूट की घटना कारित हुई। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाइक व तीनों अभियुक्तों को पहचान लिया गया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जगपाल पुत्र हुकुमलाल, जिसका कि एक लंबा आपराधिक इतिहास है, रूपराम उर्फ बल्लू पुत्र गोविंद राम, हीरालाल पुत्र छविनाथ, समस्त निवासीगण ग्राम प्रहलादपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। ग्राम धनगवा बिचपुरी मार्ग, थाना बिलसंडा से निकलने वाले रास्ते में स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम द्वारा घेराबंदी की गई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बहराइच से है, जहां घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल लखनऊ से 75 घड़ियाल के बच्चे लाए गए, जिन्हें वन क्षेत्राधिकारी कतरनिया घाट अनूप कुमार के नेतृत्व में सभी घड़ियाल के बच्चों को सुरक्षित गेरुआ नदी में छोड़ा गया है। इस दौरान वन दारोगा मयंक पांडे, आउट रीच प्रोग्राम इंचार्ज शाश्वत राज, ड्राइवर अनूप आदि मौजूद रहे। घड़ियाल का कुनबा लगातार बढ़ने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिली। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों का रेस्तरां बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा दिए गए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाया जा रहा है। ये रेल कोच रेस्टोरेंट है। इससे लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस, लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच भी यहां कर सकेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों को रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ये रेल कोच रेस्टोरेंट है। इससे लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच ले सकेंगे।
रेल कोच रेस्टोरेंट में अंदर से काफ़ी डेकोरेटिव रहेगा, तो लोगों को एक अच्छा पैराफर्नेलिया मिलेगा, अच्छा ऑरा मिलेगा बैठने के लिए, अच्छी जगह होगी परिवार के साथ कहीं जाने के लिए। रेस्टोरेंट में लजीज पकवान किफायती दाम पर मिलेंगे ताकि हर वर्ग के लोग उनका जायका ले सकें। रेस्टोरेंट हो रहा है, हमारी फर्म कृष्णा कैटर्स को मिला है और इसमें फुली वेज और नॉन वेज भी है, लेकिन हम नॉन वेज अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको पूरा का पूरा वेज रहेगा। और ये 50 लाख वार्षिक का ठेका है हमारा और फुली एसी रहेगा। बाहर हमारा ये जो है आपका टेबल काउंटर सारी चीज़ें लगेंगी, चाइनीज साउथ इंडियन चाट फुल्की हर चीज़ की फैसिलिटी खाने से लेकर के सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। रेस्टोरेंट के लिए 5 साल का करार किया जा चुका है। 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए इसके अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों को देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल देश के पहले अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आधारशिला रखी थी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जो कि मोदी जी ने बनारस को सौगात दी है और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ये खास करके यहाँ बनारस के लोगों को नए नए रोजगार के सिस्टम मिलेंगे और यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। माँ गंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लोग आते हैं, जाम में घंटों घंटों लग जाते रहे, उससे जो है घंटों का सफ़र जो है कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा। रोपवे सिस्टम वाराणसी छावनी और गुदोलिया चौक के बीच 3.25 किलोमीटर लंबी होगी। रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। इससे सैलानियों, तीर्थयात्रियों और यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। देखिए तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो भीड़ होती है काशी में आने के लिए प्रॉब्लम होता है करंट से आने के लिए, उस भीड़ से बचने के लिए जो भी ग्राहक हैं, जो विजिटर लोग आते हैं घूमने के लिए, वो सीधे करंट से यहाँ पे आ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब कि उत्साहित लोग हैं और आज ही सुने कि पिछली 5 साल से जो है काशी का बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 645 करोड़ रुपए है। इससे श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इस बीच मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में एक और एक्शन सामने आया। मुख्य आरोपी डॉक्टर शुभम मंडल गिरफ्तार हुआ है। शुभम मंडल से एसटीएफ टीम पूछताछ में जुटी हुई है। बिहार के पटना का रहने वाला है शुभम मंडल। आपको बता दें ये गिरफ्तारी हुई है। तो मुख्य आरोपी शुभम मंडल की गिरफ्तारी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।